हम लोग आज न्यूटन्स लॉ में ही डिस्कशन करेंगे। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट क्वेश्चन नंबर 86 क्लियर ना। देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें। टू wooden blocks are moving on the smooth horizontal surface such that the mass m remain stationary with respect to the block of the mass capital M as shown in figure. The magnitude of the force P, देखिए ये जो है कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, और यहाँ पर जो है ये P फोर्स लग रहा है। देखिए इसमें जो है ये एंगल थीटा दिया हुआ है। बोल रहा है कि कितना फोर्स लगाया जाए कि दोनों ब्लॉक, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर जो स्मॉल मास वाला ब्लॉक है वो जो है रिमेन रेस्ट रहे। तो ये रेस्ट में, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में तभी रहेगा जब इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन नहीं होगा। तो वहाँ से जब हम लोग इक्वेशन इसका बनाते हैं, इस स्मॉल m का नॉर्मल इधर मान लेते हैं एक्सेलरेशन a है, ये क्लास में वैसे करवाए भी हैं, जिसका रिजल्ट a इक्वल टू जी टेन थीटा आता है। यहाँ से अगर सॉल्व करना भी चाहते हैं तो हो जाएगा। m में इधर लग जाएगा सूडो फोर्स, एक्सेलरेशन के अपोजिट mg नीचे लग जाएगा, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, मतलब ये जो है वो थीटा हो जाएगा। इसका n cos थीटा इधर आ जाएगा, इधर n sin थीटा आ जाएगा। यहीं से इक्वेशन जब बनाएंगे n sin थीटा इज इक्वल टू ma और n cos थीटा इज इक्वल टू mg, डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, तो यहाँ से a इज इक्वल टू जी tan थीटा आ गया। क्लियर ना। तो ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन पर इसके ऊपर ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। ठीक है। अब जो है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन जीरो है। कैसे पता जीरो है? क्योंकि इसके ऊपर ये चल ही नहीं रहा है, तो जो इसका एक्सेलरेशन वही इसका एक्सेलरेशन, तो दोनों क्या माना जा सकता है? एक ब्लॉक की तरह, जिसका टोटल मास कितना हो जाएगा? m प्लस m। कब एक ब्लॉक की तरह मान सकते हैं? जब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम एक्सेलरेशन से, मतलब एक दूसरे रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब रुके रहेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। बस हो गया। क्या पूछ रहा था? p क्या है? फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है? m इंटू ए। तो m इसका कितना है? m प्लस m। a कितना है? वो आ चुका है यहाँ से जी टेन थीटा। इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। हम थीटा, यहाँ बीटा दिया हुआ है, हम थीटा लिए हुए थे, तो थीटा की जगह हम लोग बीटा रख देंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं। 87 क्या दिया हुआ है? अच्छा देखिए 87 में जैसे पिछले 86 वाले क्वेश्चन के ही कॉन्सेप्ट से आएगा ये। वैसे 1 kg का ब्लॉक है, थीटा दिया हुआ है यहाँ पर, और a का वैल्यू दिया है इधर की तरफ a, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है a, जिसका वैल्यू दिया है 5, एंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द वेज एंड द ब्लॉक। इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स जो है वो n से डिनोट कर रहा है। क्या बोल रहा है कि ब्लॉक 1 kg का जो है वो रेस्ट में है रिलेटेड टू द स्मूथ वेज मूविंग लेफ्टवर्ड, मतलब लेफ्ट की तरफ जो वेज चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वहीं इसका भी एक्सेलरेशन होगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में होगा तभी जब a इज इक्वल टू जी टेन थीटा होगा। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो
तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा a/g 5/10 मतलब 1/2। tan थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया। नॉर्मल फोर्स पूछ रहा है, तो जैसा कि हम पिछले बार अभी जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन बनाए थे, इधर n था तो n का इधर ये थीटा एंगल बना रहा था ना, एंगल कितना बना रहा था थीटा, यहाँ से n cos थीटा हो जाएगा और वहीं किसके बराबर हो जाएगा mg के। तो यहाँ से n cos थीटा इज इक्वल टू mg, तो n इज इक्वल टू mg/cos थीटा। अच्छा, tan थीटा का वैल्यू 1/2 दिया है, इसको ट्रायंगल में दिखा देते हैं। ये थीटा है, tan थीटा का वैल्यू 1/2, परपेंडिकुलर ऊपर होता है, बेस नीचे होता है। थीटा के सामने का साइड 1 परपेंडिकुलर, थीटा से लगा साइड बेस 2 है, तो ये हो जाएगा √5 पाइथागोरस से। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का √5 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर हम cos थीटा निकालना चाहें तो कितना होगा, cos थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस मतलब 2/√5। अब देखिए यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा mg, m का वैल्यू 1, g का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2/√5, यहाँ जाएगा 5√5 न्यूटन। ये नॉर्मल फोर्स आ गया। इसका ऑप्शन आ जाएगा एक्सेलरेशन 1/2, नहीं tan थीटा 1/2 होना चाहिए, कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ए ऑप्शन सही होगा इसका 5√5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन नंबर 88 का क्या दिया हुआ है, ब्लॉक स्मॉल m कैपिटल M, इधर से फोर्स लग रहा है F, क्लियर ना। तो बोल रहा है कि M और M जो है दोनों हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस केबल कनेक्टेड बाय द लाइट स्प्रिंग, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। M को F से खींच रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक हैविंग द मास m इज a, मतलब जिसका मास स्मॉल m है उसका एक्सेलरेशन a है। तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कैपिटल M, तो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं a0, क्लियर ना। तो ये गिवन है, a जो है वो गिवन है। तो अगर इसका एफबीडी बनाएंगे, स्प्रिंग क्या देगा, टेंशन। स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा, टेंशन। टेंशन किधर लगेगा, आगे की तरफ, तभी तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। मास कितना है m, तो अगर ये t निकालना हो तो t इज इक्वल टू मतलब f इज इक्वल टू m में, टेंशन आ गया। और स्प्रिंग एक है तो टेंशन भी एक ही होगा। तो अगर जब इसका बड़े वाले मास का एफबीडी बनाएंगे कैपिटल M का, जो टेंशन इधर लगेगा वो वही लगेगा जो इस पे लग रहा था, क्योंकि स्प्रिंग एक है, फोर्स इधर लग रहा है। अच्छा, t का वैल्यू होगा कितना, m में, यहाँ से एक्सेलरेशन इधर कितना आएगा, a0 माने है ना, तो a0 जो एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स बाई मास होता है। तो फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो फोर्स तो 2 लग रहे हैं, तो ज़्यादा में से कम घटा देंगे, डिवाइडेड बाई टोटल मास, यह आ जाएगा कैपिटल M। ये आ गया a0 का वैल्यू F माइनस mg का t का वैल्यू m में दिया हुआ है, तो m में डिवाइडेड बाई m माइनस m में डिवाइडेड बाई कैपिटल M। इसका ए ऑप्शन आएगा, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया हुआ है, स्मॉल स्फेयर इज सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार। इफ द कार, मान लेते हैं कार जो है ये है, ये जो है कोई स्फेयर ऐसे हैंग कर रहा है। द कार मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ये a से आगे की तरफ मान लेते हैं एक्सेलरेट कर रहा है। द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, तो इसमें टेंशन पूछ रहा है क्या होगा। एक्सेलरेशन जब a आगे जाएगा तो स्मॉल बॉल ऐसे हो जाएगा, एंगल थीटा बनाएगा। तो यहाँ से अगर जब इधर की तरफ चला जाएगा तो इस स्टेज पर इसका एफबीडी बनाएंगे बॉल का, तो टेंशन इधर आ जाएगा, टी मान लेते हैं,
mg नीचे होगा, सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के पीछे होगा, ma हो गया, mg हो गया, टेंशन इधर आ गया। अब पूछ क्या रहा है, टेंशन पूछ रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, जो लिखा हुआ है इफ द कार मूव्स टू द स्टेशन ए द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इज द स्मॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग फ्रॉम द, मतलब ये जो है जो टेंशन पूछ रहा है, जब ये ए एक्सेलरेशन से जाने लग रहा है तो कुछ एंगल बना करके वहाँ पर रुका रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर जो है नेट फोर्स 0 दिखाना है। नेट फोर्स 0 दिखाने का मतलब कि इन दोनों का जो 90 डिग्री पर है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ये वर्टिकल लग रहा है, तो 90 डिग्री ऐसे लगेगा रूट में ma का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया। अब चूँकि नेट फोर्स 0 को इसको करना है, यहाँ पर 0 करना है, नेट फोर्स 0 तभी होगा जब टेंशन इसके बराबर होगा, मतलब t इज इक्वल टू रूट में ma का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, यही टेंशन आएगा। मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मतलब लगातार सभी का आंसर जो है ए ही आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। 90 में क्या दिया हुआ है, कोई ऐसे कार्ड दिया हुआ है और ये इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ब्लॉक ऐसे यहाँ पर जब ए एक्सेलरेशन से कार्ड आगे जा रहा है तो एक ब्लॉक है जो इसके साथ इस तरीके से स्टिक किए हुए, मतलब इससे मतलब कि वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं आगे की तरफ जब ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। तो यही पूछ रहा है कि जो एक्सेलरेशन ए ऑफ द कार्ड दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग सेटिस्फाई, मतलब इसको जो प्रिवेंट करेगा जो कि नॉर्मली क्या है कि प्रैक्टिकली सोचा जाए कि अगर ये रुका रहता और ब्लॉक को यहाँ पर रखते तो नीचे गिर जाता, तो ब्लॉक यहाँ पर रख करके कार्ड को इधर एक्सेलरेशन ए दे दिया तो उसके वजह से ये रुक गया। अच्छा कारण क्या है उसके रुकने का, उसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो इसका एफबीडी बनाते हैं ब्लॉक का, एम का, mg नीचे होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे होता है। अच्छा जिस सरफेस से कांटेक्ट में है वो नॉर्मल फोर्स आगे इधर लग जाएगा। अच्छा एक्सेलरेशन आगे है तो सूडो फोर्स पीछे लग जाएगा। ऑब्जर्वर कहाँ बैठ करके एफबीडी बना रहा है, इसी पर ऑब्जर्वर बैठ गया, फिर ना कार्ड पर, ग्राउंड पे नहीं बैठा है, कार्ड पर बैठ गया। तो कार्ड जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इस पर सूडो फोर्स लग जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर चूंकि इसके साथ ये चल रहा है तो इसका मतलब इसके अलोंग जब ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होगा तो देखेगा कि ये रुका हुआ है इसके अलोंग, तो यहाँ से n इज इक्वल टू ma हो जाएगा। जैसे ऑब्जर्वर ये यहाँ बैठ करके जो कि ये इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, तो ये जब यहाँ बैठा रहेगा ऑब्जर्वर तो यही नहीं देखेगा कि ये ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में तो 0 होगा। ये अलग बात है कि अगर ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर होता तो बोलता है ये भी आगे जा रहा है और ये भी आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ बैठा रहेगा तो ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, मतलब n इज इक्वल टू ma हो गया। अब देखिए बाहरी फोर्स का पहचान क्या बताए थे, बाहरी फोर्स वो होता है फ्रिक्शन वाले चैप्टर में जो सरफेस के पैरेलल लगता है फोर्स, तो बाहरी फोर्स मतलब यहाँ mg हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये जो mg बाहरी फोर्स है वो आगे लग रहा है तो इसको इधर मतलब आगे मतलब कि इधर नीचे तरफ लग रहा है तो इसको नीचे ले जाना चाहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स काम होता है कि इसके रिलेटिव स्लिपिंग को रोकना हो, तो उसके लिए वो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग जाएगा। अब बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है कि क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है कि द एक्सेलरेशन ए ऑफ द कार्ड विल बी प्रिवेंट, मतलब म्यू इसके बीच जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है वो और एक्सेलरेशन में रिलेशन पूछना चाह रहा है। तो बोला है कि मिनिमम कितने एक्सेलरेशन चला दें जिसमें ये रुका रहे, और उस मिनिमम वाले एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन जब बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि रुका ही रहेगा। अच्छा यहाँ पर जो है जैसे फ्रिक्शन ही mg को बैलेंस कर रहा है,
फ्रिक्शन क्या कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है। और यहाँ पर जो है हमें कम से कम वाला एक्सेलरेशन लेना है। तो देखिए अगर हम कम से कम वाला लेंगे तो इसका मतलब कि जब मिनिमम एक्सेलरेशन की बात करेगा, कंडीशन है कि मिनिमम एक्सेलरेशन अगर हमें पता चल गया तो इसका मतलब उससे ज़्यादा कुछ भी एक्सेलरेशन ले लें तो ये स्लिप नहीं करेगा। देखिए जो नॉर्मल फोर्स है वो एक्सेलरेशन में डिपेंड कर रहा है, और हमें पता है कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो भी म्यू एस इंटू एन होता है, मतलब म्यू एन का वैल्यू एम ए। मतलब इसका अगर मिनिमम एक्सेलरेशन बोलेंगे, मिनिमम मतलब जीरो पर तो रुका नहीं रहेगा, तो फिक्स है। क्लियर ना? तो यहां पर जो है अगर एक्सेलरेशन जीरो होता तब तो रुकता ही नहीं है। क्लियर ना? जब एक्सेलरेशन कुछ आया कम से कम जीरो अगर होता तो नहीं रुकता, इसका मतलब कि कम से कम कुछ ऐसा एक्सेलरेशन होगा जिस पे रुकना शुरू कर देगा। उस एक्सेलरेशन ज़्यादा कुछ भी बढ़ाते जाएंगे तो वो नहीं गिरेगा नीचे की तरफ, स्लिप नहीं करेगा। यहाँ से देख सकते हैं रिलेशन से, देखिए एफ मैक्स जो क्षमता है इनके बीच एक दूसरे को रोके रहने का वो है म्यू एस इंटू एन, मतलब म्यू एम ए है। तो जो क्षमता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर, ए पर डिपेंड कर रहा है। ए जितना ज़्यादा होगा उसका एक दूसरे से न साथ छोड़ने का भी जो पॉसिबिलिटी रहेगा वो भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। लेकिन हमें कम से कम कितना एक्सेलरेशन लगा दें जिससे कि उस कम से कम एक्सेलरेशन से जो आने वाला ये एफ मैक्स है वो कम से कम आए, जिस कम से कम वैल्यू एम जी के साथ बैलेंस कर ले ऊपर नीचे फोर्स लग करके। क्लियर ना? तो यहाँ से क्या करेंगे, म्यू एम ए के बराबर इसको कर देंगे। यहाँ से लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब ए क्या होगा मिनिमम, तो एफ मैक्स का वैल्यू भी इसी कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, मिनिमम वाला आ जाएगा। और वो हमें पता है कितना है, म्यू एम ए है। तो जो कम से कम वाला क्षमता वाला आएगा एफ मैक्स म्यू एम ए, वहीं किसको बैलेंस कर सके, एम जी को। तो एम से एम कैंसिल। अच्छा अगर कंडीशन लगाना चाहें यहीं पर तो भी लग सकता है, क्या, जो म्यू एम ए है वो ज़्यादा होना चाहिए एम जी से, तभी तो स्लिप नहीं करेगा। अरे भाई जो क्षमता रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, बाहरी कम रहेगा, क्षमता ज़्यादा बाहरी कम, तो क्षमता ज़्यादा है बाहरी कम है तो नहीं चलाएगा उसको। यहाँ से आ जाएगा ए इज़ ग्रेटर देन जी बाई म्यू। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से हम आंसर दे देते हैं। जी ए जो है वो ये सही होगा, पहला सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा इक्वल पर इक्वल इसलिए दे रहा है क्योंकि उस कंडीशन में वो जस्ट स्लिप करने वाला होगा इक्वल वाले में। क्लियर ना? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। Two blocks of the A and B of the mass m and m respectively are connected by the massless and the inextensible string. The whole system is suspended by the massless spring. The magnitude of the acceleration of A and B. देखिए तो जब इसको जस्ट आफ्टर कट द स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड बी, क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। इसकी जस्ट कट करने के बाद एक्सेलरेशन ए का और एक्सेलरेशन बी का पूछ रहा है। अच्छा अभी जब इक्विलिब्रियम में है तो जैसी स्प्रिंग कट होगा तो तुरंत अचानक तो स्प्रिंग ऊपर जाएगा नहीं,
t इक्वल टू 0 पर जस्ट कट होने के बाद वो अपने उसी स्टेट पे रहेगा। जब ब्लॉक अपने स्टेट पे रहेगा तो इसका जो इलोंगेशन इसके अंदर है उस टाइम पर तो इलोंगेशन वो भी वहीं रहेगा, और जब इलोंगेशन वहीं रहेगा तो टेंशन भी वहीं रहेगा। तो जो इक्विलिब्रियम टाइम पे था वही टेंशन अभी भी रहेगा। क्लियर ना? यहाँ से जो है अगर इसका एफबीडी बनाएंगे 3m का तो टेंशन ऊपर इधर स्प्रिंग के कारण ये तो 0 हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें अच्छा मान लीजिए कट होने के बाद तो 0 ही हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, बी का भी, इधर का टेंशन 0 हो गया। अच्छा ये वैल्यू आएगा कितना? तो मतलब इसमें टेंशन जो T1 माने हैं तो देखिए स्टार्टिंग में पूरा मास जो है वो 4 mg लगेगा। तो जो 4 mg होगा वो जो है T1 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 4 mg। अच्छा इसका खुद का अपना mg तो लगेगा ही 3 mg, यहाँ से जाएगा 4 mg। अब स्प्रिंग नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तब जाकर के ज़्यादा आसानी से हम समझ पाएंगे कैसे सॉल्यूशन हो रहा है। तो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा इसके लिए। देखिए यहाँ पे नेट अच्छा मास कितना दिया हुआ है 3m, नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स आएगा 4 mg माइनस 3 mg, मतलब mg। एक्सेलरेशन कितना आएगा? फोर्स डिवाइडेड बाई मास, मतलब mg डिवाइडेड बाई मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3m, m से m कैंसिल, g/3। अच्छा इस वाले का b वाले का जब एफबीडी बनाया तो मास m है तो mg नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर 0 हो गया तो फोर्स यहीं आ गया, मास से डिवाइड करेंगे, जब मास से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा g के बराबर। तो b वाले का एक्सेलरेशन g होगा, a वाले का एक्सेलरेशन जो है वो g/3 हो जाएगा। इसका आ जाएगा डी ऑप्शन सही। ये हो गया इसका। और बाकी जो है नेक्स्ट हम लोग फ्रिक्शन पे देखते हैं। अब फ्रिक्शन चैप्टर में अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, ओके।